और अब हम पाकिस्तान की नई मुश्किलों का विश्लेषण करेंगे। आतंकी मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के पापों का प्रसारण अब पूरी दुनिया में हो चुका है। अब यह कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर चुका है, क्योंकि कल भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बलूचिस्तान का मुद्दा उठा दिया। आपको याद होगा कि आज से ठीक एक महीना पहले 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। भारत का ये कूटनीतिक दांव अब पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान पर भारत की कूटनीति में आए इस बदलाव का ही नतीजा है कि कल पहली बार यूनाइटेड नेशंस में भारत ने बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन का मामला उठाया है। आने वाले 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 71वें सेशन में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार की पूरी कहानी दुनिया को बताएंगे। सितंबर के आखिर में यूएन जनरल असेंबली के दौरान न्यूयॉर्क में भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच बातचीत होगी। इससे आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ तीनों देशों की स्ट्रेटेजी को और मजबूती मिलेगी। अमेरिका बलूचिस्तान पर भारत के रुख का खुलकर समर्थन तो नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर उसका रुख काफी सख्त होता जा रहा है। अमेरिका ने F-16 फाइटर प्लेन्स की बिक्री रोकने के साथ पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अभियान के लिए $30 करोड़ यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए की सालाना मदद भी अब रोक दी है। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कल ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और वो पाकिस्तान पर खुलकर बोले। अशरफ गनी ने पाकिस्तान को घेरते हुए ये भी कहा कि आतंकवाद एक सांप की तरह है और वो उसे दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ कितना भेदभाव करता है, इसे साबित करने के लिए अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, जिसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि बलूचिस्तान के साथ कैसे पाकिस्तान की सरकार सौतेला व्यवहार करती है। डीएनए में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कही जाने वाली इस परियोजना के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनचियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। इस पर $46 अरब की रकम खर्च की जाएगी, जिसके तहत सड़कों का जाल, रेलवे, गैस और तेल की पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। यहां आपको हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। लेकिन अब देखिए कि कैसे पाकिस्तान इसके साथ भेदभाव कर रहा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कुल मिलाकर 330 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 8 प्रोजेक्ट्स ही बलूचिस्तान को एलोकेटेड हैं। यानी 44% हिस्से वाले राज्य में सीपेक के सिर्फ 2.4% प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को दिए गए हैं, जिनकी संख्या 176 है, यानी कुल मिलाकर 55%। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 8,819 चीनी कर्मचारियों के लिए पाकिस्तान की सरकार ने 16,703 सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं, ताकि चीन के ये कर्मचारी ठीक से काम कर सकें और इनको सुरक्षित रखा जा सके। इनमें से भी बलूचिस्तान में चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहां इस कॉरिडोर के काम में लगे 558 चीनी कर्मचारियों के लिए पाकिस्तान ने 3,134 सुरक्षा कर्मियों को लगाया हुआ है, यानी करीब 6 गुना ज्यादा सुरक्षा कर्मी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान करीब 2100 करोड़ रुपए, यानी भारत के करीब 1385 करोड़ रुपए चीन के कर्मचारियों की सुरक्षा पर इस वक्त खर्च कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये पर्व 70वां आज से ठीक एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पूरी दुनिया के सामने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था और सिर्फ एक महीने में बलूचिस्तान
एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार का मुद्दा उठाकर बता दिया कि अब वहां जारी पाकिस्तान के अत्याचार पर सभी को अपनी आंखें खोलनी होंगी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने यूएन में बलूचिस्तान का मसला उठाया है। In the right of reply to the Pakistani ambassador's statement, we of course mentioned the violation of human rights in the state of Balochistan in Pakistan also, including Pakistan-occupied Kashmir, where there is violation of human rights also. संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के पीछे सीमा पार पाकिस्तान से आतंकवाद को मिलने वाला समर्थन है। I made it very clear that the entire Jammu and Kashmir is an integral part of India. The whole problem is due to the fact of the cross-border terrorism. Pakistan is sending terrorists which are mingling with the crowd, using children as shields, and that we are trying to tackle. बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने लंबी रणनीति तैयार की हुई है। 26 सितंबर को यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों का काला चिट्ठा पूरी दुनिया को बताएंगे। जब तक बलूचिस्तान में रिप्रेशन रहेगा, जब तक कि वहां के जो नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की जाएंगी, तब तक भारत इस मुद्दे को उठाएगा। एक महीने में भारत ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को बुरी तरह से घेर लिया है। अब बलूचियों की आवाजें भी बुलंद होने लगी हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक जिम्मेदार मुल्क है। सबसे पहले उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, हमें रेस्क्यू करे, हमें उस जुल्म से बचाए, जिस तरह उन्होंने एक पड़ोसी होने के नाते 71 में किया था। इसी तरह हूबहू बलोच कौम के साथ भी इसी तरह करे और डायरेक्ट इंटरवीन करे और बलोच कौम के लिए दरवाजे खोले, बलोच कौम की ज़िंदगी और उसकी नस्ल कुशी को बचाने के लिए उन्हें रेस्क्यू करे। लेकिन अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे बलूचियों को कई कुर्बानियां भी देनी पड़ रही हैं। वहाँ देखिए 15 अगस्त के बाद जो उन्होंने जुल्म, जो खूनी ऑपरेशन उन्हें पूरे बलूचिस्तान में शुरू की है, पूरे बलूचिस्तान में, ख़ासकर डेरा बुगटी में 15 अगस्त के बाद वहाँ जो कैजुअल्टी हुए हैं, 100-150 के करीब कैजुअल्टी हुए हैं और 200-300 के करीब लोगों को अगवा किया गया। जहां ज़ख्मी हैं उनको इलाज मुआवजे के लिए उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा और जो कैजुअल्टी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको दफनाने के लिए भी नहीं छोड़ा जा रहा। इलाके में बदबू फैल रही है। 15 अगस्त को लाल किले से बलूचिस्तान का समर्थन और 14 सितंबर को यूएन में बलूचिस्तान के हक में आवाज उठाकर भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि अब पाकिस्तान के अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएन में बलूचिस्तान के मानवाधिकारों की बात उठाकर अभी तो भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया है। पाकिस्तान को पर्दाफाश करने वाली पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान की मुश्किलें तब और बढ़ेंगी जब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग से पहले भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान मिलकर बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को घेरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में सरकार और आतंकवादियों का बहुत मजबूत गठजोड़ है और ये बात पूरी दुनिया से अब छिपी हुई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस कड़वे सच से हमेशा मुंह छुपाया है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उसामा बिन लादेन जब पाकिस्तान में मारा गया था, तब भी पाकिस्तान की सरकार यही कह रही थी कि उसामा के पाकिस्तान में होने की जानकारी उसके पास नहीं थी, बल्कि सच्चाई ये थी कि उसामा बिन लादेन वर्षों से पाकिस्तान में रह रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान को वहीं के एक बड़े नेता फरतुल्लाह बाबर ने आईना दिखाया है। बाबर ने सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार पर आतंकवादियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। फरतुल्लाह बाबर वहां के सांसद हैं और वो पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के प्रेस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इस सांसद ने क्या कहा, अब आपको बताते हैं। इसी महीने की 7 तारीख को पाकिस्तान की संसद आतंकी हमलों पर चर्चा के दौरान फरतुल्लाह बाबर ने आरोप लगाया कि आतंकी संगठनों और स्टेट इंस्टीट्यूशंस यानी सरकारी संस्थाओं के बीच गहरी सांठगांठ है। बाबर ने कहा कि पाकिस्तान का सरकारी सिस्टम और आतंकियों का मजबूत गठजोड़ अब रहस्य नहीं है।
अपनी बात को साबित करने के लिए फरातुल्लाह बाबर ने पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों के बीच के संबंधों के सबूत भी पेश किए। बाबर ने आरोप लगाया कि आतंकवादी मुल्ला मंसूर के मारे जाने के बाद यह सच्चाई सबके सामने आ गई कि वो पाकिस्तान में फर्जी नाम और पते के साथ रह रहा था और पाकिस्तानी पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहा था, और ये सब कुछ पाकिस्तान की सरकार के मिली भगत के बिना हो नहीं सकता। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार पर वहीं के एक वरिष्ठ नेता और सांसद कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फरातुल्लाह बाबर भारत के नहीं हैं, फरातुल्लाह बाबर वहीं के हैं, वहीं के सांसद हैं। बाबर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई प्रतिबंधित आतंकी संगठन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में खुलेआम रैलियां करते हैं, खुलेआम चंदा इकट्ठा करते हैं। क्या ये साबित नहीं करता कि सरकार और आतंकवादियों के बीच मिली भगत है? पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की रैली का भी फरातुल्लाह बाबर ने जिक्र किया और कहा कि ये भी सरकार और आतंकवादियों के बीच सांठगांठ का एक और सबूत था। यानी अब पाकिस्तान के सांसद भी ये मानने लगे हैं कि वहां की सरकार आतंकवादियों से मिली हुई है और ये सांसद उसका विरोध भी कर रहे हैं।